हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद आसम और आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रियल सेंस में स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर दिया था वो आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ताकि आपकी जो बेसिक्स क्लियर हो जाएं, जो क्लियर थी, जो क्लियर नहीं थी या जिसकी रही भी होंगी तो उसकी ब्रशअप हो जाए। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको उस चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में इन डिटेल पढ़ाया। अब ऐसा तो है नहीं ना बच्चों कि हम स्कूल चला रहे हैं, टीचर ने एक बार पढ़ा दिया तो दोबारा पढ़ाएगा नहीं। अपना तो यहां पर इंटेंशन है कि बच्चे को हर चीज क्लियर हो जाए। ठीक है ना, ये मतलब नहीं है कि अगर मान लो आप कुछ लोग मुझसे पढ़ रहे होंगे, उनको क्लास 9 की एनसीईआरटी आई नहीं रही होगी या आई पढ़ी होगी तो भूल गए होंगे, थोड़ा सा उनको हो गया होगा, फेड हो गई होगी चीजें। तो इस वजह से मैंने वो चीज आपको ब्रशअप करने के लिए उस लेक्चर को, कल जो लेक्चर लिया उसमें वो चीजें बताई। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। मैं पढ़ रहा था उसमें कमेंट सेक्शन में जो वीडियो कल गया है उसमें बच्चे लिख रहे थे कि कुछ 9th क्लास का भी है। 9th क्लास का डेफिनेटली होगा। क्लास 10th की एनसीईआरटी में जब वो चैप्टर में चीजें लिखी हैं, इसीलिए मैंने आपको बताई। नो डाउट इतना डिटेल में नहीं था, मैंने आपको डिटेल में किस लिए बताया, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, और वो रीजन आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि मैंने क्यों क्लास 9th की चीजों को बताया था। अभी आपको कुछ देर बाद समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं इस पार्ट 2 को। और इस पार्ट में मैं आपके साथ आज इस चैप्टर में इस लेक्चर में दो चीजों कवर करूंगा। एक तो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कवर करेंगे और दूसरा हम मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमने कल क्या देखा था, हमने कल बेरली एक बहुत ही ब्रीफ में एक बहुत ही बेसिक्स हमने समझे थे, पढ़े थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीजें हुई थी। तो जब आप क्लास 10th की एनसीईआरटी खोलेंगे बच्चों, तो उसमें आपको पहली लाइन पढ़ने को मिलेगी, फ्रांस वाज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट इन 1789 अंडर द एब्सोल्यूट रूल ऑफ द मोनार्क। अब बच्चों ये बताइए, मैं आपको सीधे सीधे कल आके ये लाइन बोल देता तो आपको कैसे पता चलता कि फ्रांस एक फुल फ्लेज्ड स्टेट था 1789 में? तो आप क्या करते? आप सिंपली रट्टा मार लेते, जो हर बच्चा करता आ रहा है। भैया आपको रटना नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कल की स्टोरी समझाई। आप क्या करते हो मैथ्स में, आप क्लास 10th की मैथ्स पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या है कि क्या क्लास 9th की मैथ्स को यूज नहीं करोगे? भाई जहां अगर क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो उसमें कुछ ऐसी चीज आती है जो क्लास 9th में थी, तो आप एक बार उसको तो पढ़ोगे ना। और अगर आपको क्लास 10th की वो चीज समझ में नहीं आएगी तो डेफिनेटली पहले आप 9th क्लास की वो चीज को समझोगे, तब आप क्लास 10 हायर क्लास की चीज समझ पाओगे। होगा कि नहीं होगा? और अगर आप सोचोगे हम क्लास 9th का मैथ्स ना पढ़ना पड़े और क्लास 10th पढ़ लें, तो बच्चों फिर तो वो हो नहीं पाता है। होगा तो फिर मार्क्स कमाएंगे, तो ये होना नहीं चाहिए। और खास तौर से हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट जो एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, जो बच्चों को बहुत बोर लगता है, तो कितना उसको मैं इंटरेस्टिंग बना सकता हूं, ये मैंने कोशिश करी है। इसीलिए मैं आपके लिए जो है कहानियां लेके आता हूं, मैं हिस्ट्री बताना चाह रहा हूं, एक्चुअली इतिहास में हुआ क्या था। सिर्फ मैं आपको डेट्स और फैक्ट बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जो कि नॉर्मली टीचर्स आप देखो करेंगे, सिर्फ फैक्ट बता देंगे, भैया यही हुआ था, यही हुआ था। अरे क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये भी तो समझना है। और जब ये समझ लोगे क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तब तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे मैंने अगर आपको 14 जुलाई 1789 का दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रांस के लिए, जब मैं आपको वो समझाया तो अब आपके पिक्चर में दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई। अब आपको हमेशा याद होने वाला है कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखोगे, एक बुक खोली एनसीईआरटी का, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट सेक्शन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर ही है। लेकिन यस, इतना डिटेल में नहीं था, मैंने इसलिए डिटेल में बताया क्योंकि वहां जो लाइंस लिखी हैं उनको अगर आप ओपन अप करोगे ना लाइंस को, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी पड़ती है, तो आप जब उसको रीड बिटवीन द लाइंस करोगे तो आपको वही चीजें मिलेंगी जो मैंने कल पहले लेक्चर में आपको पढ़ाई हैं। तो कहीं से भी वो आउट ऑफ द चीज बॉक्स नहीं गया, बस आपके लिए अच्छा ही था कि आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, आपके लिए कहानी बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी पॉलिटिकल चेंजेस और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे फ्रांस में, उसकी वजह से जो पावर थी मोनार्क के हाथ में वो शिफ्ट हो जाती है और फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है, तो वहां के लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए और उसी सैक्रिफाइसेस का नतीजा था कि फ्रांस में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो पाया। तो आज मैं उन चीजों को पूरा जो क्लास 10th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको समराइज कर दूंगा, और जब मैं समराइज करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया ये तो वही चीज है जो हम कल डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए तो आसान हो जाएगा वो चीज। ठीक है, आपको ये चीजें याद करना आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, शुरू करते हैं।
तो यहां पर देखिए, जैसा मैं बना रहा हूं डायग्राम, फ्लो चार्ट बनेगा, डायग्राम बनेगा, उसको बना लीजिए। पहली चीज जो रिवॉल्यूशन के बाद सामने आई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो पहली चीज सामने आई वो ये कि कम्युनिटी जो थी फ्रांस में, कम्युनिटी, वो कम्युनिटी अब इक्वल हो गई थी। यानी अब लोग जो थे वो इक्वल हो गए थे। होंगे कि नहीं? मोनार्की के पास पहले प्रिविलेजेस थे, राइट्स थे, अब मोनार्की के बाद सबको वो राइट्स, सबको वो प्रिविलेजेस मिलने लग गए। नंबर 1 हुआ था कि नहीं? ठीक है। नंबर 2, फ्रांस को एक नया न्यू ट्राई कलर फ्लैग मिला। तो फ्रांस का पहला फ्लैग जो है, ट्राई कलर फ्लैग जो आप देखते हैं फ्रांस का, वो इस रिवॉल्यूशन के बाद बन जाता है। दूसरा बड़ा चेंज जो हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा चेंज जो हुआ फ्रांस में, क्या हुआ था कि जो कई सारी लैंग्वेजेस थी जो फ्रांस में बोली जाती थी, ठीक है, बहुत सारी डायलेक्ट्स थी, बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस थी, तो लोकल लैंग्वेजेस में लोग बात किया करते थे। तो फ्रांस ने क्या किया कि नेशनलिज्म के लिए, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो फ्रांस ने अपने यहां यूनिटी बनाने के लिए, नेशनलिज्म को लाने के लिए उन्होंने कहा कि अलग अलग भाषा मत बोलिए, एक भाषा बोलिए। तो फ्रांस को एक न्यू लैंग्वेज मिली, और वो लैंग्वेज क्या थी? फ्रेंच। और इस पॉइंट के साथ याद रखिएगा, एग्जाम में आप एक पॉइंट और लिख के आइएगा कि जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, रीजनल लैंग्वेजेस, उनको यहां पर डिस्कार्ड कर दिया गया। उनको कहा गया कि ये चीज आप नहीं बोलेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? अब लैंग्वेज कितना बड़ा इंपॉर्टेंस चीज रखता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इमेजिन करिए कि मैं और आप अभी हिंदी में बात कर पा रहे हैं, करते हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई अगर बच्चे हैं हमारे केरला के रहने वाले, तो अगर उनको हिंदी उतनी समझ में नहीं आएगी तो वो मेरा लेक्चर ये पढ़ नहीं सकते, वो मेरा लेक्चर ये समझ नहीं सकते। तो सोचिए अगर लैंग्वेज कितना बड़ा हर्डल होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, और अगर आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर पा रहे हैं तो क्या होगा? उसमें यूनिटी बढ़ती है, उसमें क्या होगा? फिर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। इमेजिन करिए आपका कोई फ्रेंड है, आपसे वो हिंदी में बात कर सकता है, आपकी दोस्ती उससे अच्छी होगी, या फिर एक ऐसा लड़का, कोई फॉर एग्जांपल वो साउथ इंडियन है और उसको हिंदी बोलनी नहीं आती है, तो आप कोई चीज कन्वे नहीं कर पाओगे तो दोस्ती कैसे कर पाओगे? इसलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूनिटी बनाने के लिए। इसका क्या मेन मकसद होता है? यूनिटी के काम आती है लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिएगा, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, लैंग्वेज यूनिटी के काम आती है। क्लियर हो गया? डी, चौथा पॉइंट देखिए, फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। ये मैंने आपको नाम भी बताया था नेशनल एंथम का कल। कितना देखिए आपको चीजें आसान हो गई, अब समझ में आने लगा कि हाँ भैया ये तो हुआ था, कैसे हुआ था वो भी आपको समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया था नेशनल एंथम किस सिनेरियो में बना था। नेशनल एंथम क्लियर हो गया? इसके अलावा, नेशनल एंथम के अलावा और भी बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स थे, वो भी यहां पर लिखे गए थे। ऐसे ही नंबर याद कर लीजिए, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट देखिए जरा, ई, फिफ्थ, जनरल स्टेट के लिए इलेक्शंस होने लग गए। रिमेंबर, याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था जनरल स्टेट, तो जनरल स्टेट के लिए अब क्या होने लग गए? इलेक्शंस। अभी तक आपको पता है उसमें कौन कौन हुआ करता था? पीपल ऑफ द फर्स्ट स्टेट, पीपल ऑफ द सेकेंड स्टेट, पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट, और वो चर्च वाले लोग होते थे, किंग्स एंड मोनार्क होते थे, और कॉमन पीपल होते थे। लेकिन अब इस जनरल स्टेट इलेक्शन बोर्ड मीटिंग्स के लिए, जनरल स्टेट बॉडी के लिए इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे। ये बड़ा चेंज हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ई हो गया। एफ, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सामने आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किस तरीके से देश चलेगा उसके लिए एक सिस्टम सामने आया, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। याद हो जाएगा? फिर उसके बाद बच्चों जी पॉइंट देखिए, जो कस्टम्स और जो अदर ड्यूटीज थी उनको एबॉलिश कर दिया गया था, ये भी आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो एबॉलिश्ड कस्टम ड्यूटीज, ये हुआ था कि नहीं हुआ था?
कहानी मैंने आपको सुनाई है, प्लस साथ में वेट और मेजरमेंट करने का, मेजरमेंट करने का चीजों का एक स्टैंडर्ड मापदंड बन गया, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बन गया था। ठीक है, तो वो भी आप यहां पर याद रखिएगा, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, ऑल राइट, तो ये इतना क्लियर हो गया यहां तक। और साथ में एच, जो फ्रेंच की जो आर्मी थी, फ्रेंच आर्मी ये क्या करने लग गई थी, फ्रेंच की आर्मी ने नेशनलिज्म का जो प्रिंसिपल था उसको फैलाना शुरू कर दिया, स्टार्टेड स्प्रेडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। ये सारे जो 8 पॉइंट्स है बच्चों, आपको वैसे ही याद रखने हैं, क्योंकि यही चीज क्लास 10 की एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है। यही मैंने उसको आपको 8 पॉइंट्स निकाल के दे दिए, आपसे एग्जाम में पूछेगा, यही 8 पॉइंट्स लिख के आइएगा। हो गया, समझ में आ गया। इक्वालिटी आ गई थी फ्रांस में, नया फ्लैग बन गया था उनका, नई एक लैंग्वेज आ गई, एक कॉमन लैंग्वेज जिससे सब लोग बात करेंगे, फ्रेंच। रीजनल लैंग्वेजेस बोलने के लिए मना किया गया, नेशनल एंथम बन गया था उनका, जनरल स्टेट के लिए इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप शुरू हो गया था, एबॉलिश कर दी गई थी कस्टम ड्यूटीज, और फ्रांस की आर्मी भी जो थी अब वो नेशनलिज्म की बात करने लगी थी। ये सारी चीजें जो है फ्रांस में चेंजेस आए थे। यहां तक की बात क्लियर हो गई। लेकिन मैंने यहां पर हेडिंग लिखी है खुशियां दो पल की, मतलब ये सब सिनारियो जो फ्रांस में था, ये खुशियां जो फ्रांस में आई थी, हर आदमी इक्वल हो गया था, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। और इसका रीजन क्या था, लंबे समय तक क्यों नहीं चल पाई, ये खुशियां दो पल की क्यों रही? सिंपल रीजन था, क्योंकि आपको पता है 1790 में, आपको यहां समझा दे रहा हूं, देखिए 1789 में रिवॉल्यूशन होता है, यह आपको याद हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1791 में फ्रांस का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। तो यहां से चीजें चेंज तो होने लग गई थी, लेकिन फिर आप देखिए 1797 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी की एंट्री होती है। अगर आपने पिक्चर देखी होगी रेस 2, तो वहां पर एक लाइन डायलॉग आता है इस मूवी में जब सैफ अली खान की एंट्री होती है, आई होप आप लोगों ने देखी होगी। वो बोलता है उसमें कि इन सब की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा रहता अगर सैफ अली खान की एंट्री नहीं होती, यही बोलता है रेस 2 में। सिमिलर चीज यहां पर है, फ्रांस में सब कुछ अच्छा चल रहा था अगर नेपोलियन जो है पिक्चर में नहीं आता। तो यहां पर क्या हुआ कि 1799 में यहां पर शुरुआत होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन, ठीक है, 1799। तो जो खुशियां थी अभी तक फ्रांस में कि सबको इक्वल राइट्स मिल गए थे, रिपब्लिक हो गया था फ्रांस, ये सब चीजों पे अब बहुत ज्यादा खतरा मंडराने लग गया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन पिक्चर में आ गया था। और नेपोलियन जब पिक्चर में आया, देन ही सैट ऑन हिज हॉर्स एंड देन ही रन इन द एंटायर यूरोप, और पूरे यूरोप में लोगों को मार रहा था, बहुत बुरी तरह पिटाई कर रहा था लोगों की वो। ठीक है, तो इस वजह से लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए थे। सारा जो सिस्टम था, जो अभी तक इतना बढ़िया डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया था फ्रांस के अंदर, वो सब गड़बड़ाने लगा नेपोलियन की वजह से। तो नेपोलियन ने बहुत ज्यादा इस तरह के एक्सप्लॉइटेटिव वर्क किए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि नेपोलियन ने सारे गंदे काम किए हों। अपनी एनसीईआरटी में उसका एक अच्छे काम का डिस्कशन है, और वो है, देखिएगा 1804 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। इसमें आया था नेपोलियनिक कोड, जिसको हम लोग सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो नेपोलियन ने 1804 में अपने नाम का एक कोड बनाया। उस कोड में उसने कुछ कुछ बातें करी, कुछ कुछ चीजें लिखी, कुछ अच्छी थी, कुछ खराब थी। तो पहले हम उसके इस कोड की, जो उसने नेपोलियनिक कोड बनाया, या जिसको हम कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं कि उसने क्या क्या अच्छे काम किए थे नेपोलियन ने। 1804 मैं दोनों ही आपको डिस्कस करूंगा।
फ्लो चार्ट देखिए, सिर्फ फ्लो चार्ट चल रहा है। पहली चीज देखिए, यहां के एडवांटेज देखते हैं। ये इसके मैं गुड पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं यहां पर। ये मैं गुड पॉइंट लिख रहा हूं सिविल कोड ऑफ 1804 के। पॉइंट में रहेंगे, याद करना आसान हो जाएगा। पहले चीज बच्चों उसने क्या किया कि उसने एबॉलिश कर दिया था, एबॉलिश्ड क्या, उसने एबॉलिश कर दिया था फ्यूडल सिस्टम। मतलब जो अभी फ्यूडलिज्म था, यानी जिनके पास लैंड हुआ करती थी, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो थी, उसको उसने खत्म कर दिया। उसने कहा भैया अब कोई फ्यूडल सिस्टम नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा कि फ्यूडल लॉर्ड्स हैं ये, जमीनों के मालिक हैं ये, ऐसा कुछ नहीं है, खत्म। तो ये तो एक अच्छा स्टेप था। इस स्टेप से हुआ क्या? नंबर 2 क्या हुआ इस स्टेप से? इस स्टेप से हुआ ये बच्चों कि जो सोसाइटी में डिवीजन था, क्योंकि भाई कुछ लोग अमीर होंगे जिनके पास जमीन होगी, जिनके पास जमीन थी वो लोग क्या कर सकते थे, वो लोग मतलब उनको बहुत सारे एडवांटेज होते थे। तो जब उसने ये चीज खत्म कर दिया, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया उसने, तो उसकी वजह से अब सारे लोग बराबर होने लगे, और जो सोसाइटी में डिवीजन हो गया था वो सोसाइटी का डिवीजन कम हो गया। उसने सबको लगभग बराबर की तरह ट्रीट करना शुरू किया। तो क्या दूसरा पॉइंट हो गया कि सोसाइटी का डिवीजन, सोसाइटी डिवीजन, ये चीज क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, क्लियर? अब तीसरी चीज क्या हुआ? जब उसने फ्यूडल सिस्टम खत्म किया, समझिएगा हायरार्की में याद करना है, जब नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया तो उसने साथ में क्या खत्म होगा? जो लोग एक बंधक, एक मजदूर की तरह काम करते थे, एक सर्फडम वर्ड यूज किया गया एनसीईआरटी में, सर्फडम्स, सर्फडम की तरह काम करते थे, जो बंधुआ मजदूरी करते थे, बंधे होते थे किसी ना किसी अमीर आदमी के साथ, बंधुआ मजदूरी। ये चीज उसने भी खत्म कर दी। क्लियर? कितना अच्छा स्टेप है देखिए, और सब लाइन से है, रटना नहीं पड़ेगा आपको, बस ये याद रखिएगा कि उसने फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। उससे क्या होगा? सोसाइटी में डिवीजन कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो सर्फडम थे, जो बंधुआ मजदूर थे, जो लोग बंध के काम करना पड़ता था जिनको मजबूरी में, वो फ्री हो गए। ये उसके 3 स्टेप याद हो गए। चौथा पॉइंट देखिए आप, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसको बहुत अच्छा कर दिया, बहुत इंप्रूवमेंट किया उसने इन दोनों ही सेक्टर्स में। अब आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को क्या किया उसने? इंप्रूव कर दिया। ठीक है, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको समझा देता हूं ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये इसमें कौन सी बात है ना। देखिए जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर जाने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कैसी हैं? अगर मैं कंपेयर करना चाहूं कि अगर किसी को दिल्ली जाना है या किसी को जम्मू कश्मीर जाना है, तो दोनों में से जगह कौन सी आसान पड़ेगी जाने में? दिल्ली। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली पास पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई मान लीजिए रहता है हिमाचल प्रदेश में, तो उसके लिए तो कश्मीर पास है, लेकिन फिर भी वो दिल्ली, उसकी कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी रादर देन जो उसकी कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट की है जम्मू कश्मीर को लेकर। तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होगा? उसने ये काम तो कर दिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छे कर दिए। उससे क्या होता है? उससे होगा ये कि आदमी एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकता है। और जब आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो सिर्फ आदमी ही नहीं जाता है, उसके साथ उसका कल्चर जाता है, उसके साथ उसके थॉट्स जाते हैं। और जब वो उस दूसरी जगह पे जाता है तो वहां के लोगों से मिलता है, वहां के लोगों की बातों को जानता है, उनके कल्चर को जानता है, उनके माइंड थॉट को समझता है। इससे क्या होता है? यूनिवर्सिटी, उसकी क्या होता है? डाइवर्सिटी होती है कि नहीं? यूनिटी बनती है, डाइवर्सिटी होती है। तो इससे क्या होगा? नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। समझ रहे हो आप बात को? ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंस होता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा तो क्या किया उसने? उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? इसको और अच्छा करने के लिए उसने सारे ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर दिया। ट्रेड बैरियर, जो भी बैरियर बन रहा था ट्रेड करने के लिए, ट्रेड बैरियर्स, वो उसने यहां पर खत्म कर दिया। ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, याद हो गया। छठवां पॉइंट देखिए क्या था? उसने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम लेके आ गया मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम। तो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ
मेजरमेंट। ये क्लियर हो गया। और बच्चों लास्ट जो उसने चीज कही, उसने क्या किया कि जो बर्थ से प्रिविलेजेस मिलते थे लोगों को, उन बर्थ के प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। होता था ना, अमीर आदमी क्या पैदा हुए हैं तो सारे प्रिविलेजेस मिल जाएंगे, मुनार्क क्या पैदा हुए हैं तो सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। ऐसी कौन सी बात है? ये तो बहुत गलत बात है ना। उसकी क्या गलती जो एक गरीब परिवार में पैदा हो गया है? कोई गलती नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, नेपोलियन ने अपने कोड में कहा कि किसी को भी बर्थ से कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करी थी नेपोलियन ने, फालतू आप बदनाम करके रखे हो उसको। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने कहा कि बर्थ प्रिविलेजेस क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गई, हर आदमी कानून के नजर में इक्वल हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर ये देखिए कि इनिशियली क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इन सारे कंट्रीज में, या फिर इन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मिलान, वॉर्सो, इन सारे कंट्रीज में आप देखिए तो नेपोलियन को बहुत ज्यादा तारीफ करी गई। उसको एकदम लिबर्टी का दाता माना गया कि भैया आप बहुत अच्छा काम किया है, इसने तो बहुत बढ़िया बढ़िया उम्दा काम कर दिए। लोग बहुत खुश हो गए थे नेपोलियन से। लेकिन फिर भी एक सेक्शन था सोसाइटी का जो उससे परेशान भी था। कुछ चीजें ऐसी थी जो उसने इतनी ज्यादा खराब कर दी थी जिसकी वजह से लोग उससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी थे। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स, वही बैड पॉइंट्स को मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। बैड पॉइंट्स देखिए, पहला नंबर, उसने पहली चीज तो सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप पता ही होगा आपको। कोई भी चीज को टेलीकास्ट करने से पहले या कोई भी चीज छापने से पहले उस पर सेंसर लगा देना, उस पर कहना कि भैया ये चीज आप नहीं छाप सकते, जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं छाप सकते तो ये सेंसर लगाना हो गया। आप कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर वाले ये चीज नहीं छाप सकते तो दिस इज कॉल्ड सेंसर लगा दिया। भाई मीडिया है, मीडिया को राइट है हर चीज कहने का, हर चीज बताने का, लोगों तक चीजें पहुंचाने का। आप अगर सेंसर लगा दोगे उस पर तो कहीं से क्या लिबर्टी रह गई, डेमोक्रेसी रह गई? क्या सही बात सामने आ रही है लोगों के? नहीं आ रही है। तो उसने ये एक बड़ी गलत चीज करी थी कि उसने सेंसरशिप लगा दिया था। कोई भी चीज अगर होती थी तो बिना गवर्नमेंट की, यानी बिना नेपोलियन की परमिशन के बिना हो ही नहीं सकती थी। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पूरे फ्रांस के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर इनफैक्ट, क्योंकि ये पूरे यूरोप को यहां पर नाक में दम किए हुए है। ठीक है, दूसरा जो उसने पॉइंट किया गलत किया वो ये कि जो राइट टू वोट है वो वुमेन को नहीं दिया गया। वुमेन को कोई पावर नहीं थी वोट करने की। ये देखिए आप, दूसरा गंदा पॉइंट ये हो गया। ये कौन सी बात है? अगर वो वुमेन है तो उसकी गलती है क्या उसमें? और कोई लॉजिक से ऐसा है क्या क्या वुमेन को राइट नहीं दे रहे हो वोट करने का? ये तो गलत है ना। वुमेन वो भी तो एक इंसान है। ठीक है, तो वुमेन को हम इस तरीके से क्यों अलग देखना चाहते हैं? नहीं, गलत बात है। उसने ये काम किया, उसने कहा राइट टू वोट टू वुमेन, उसने बोला कि ये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, और उसने कहा कि जिनके पास वुमेन को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं दिया गया, वुमेन को कोई राइट नहीं मिला प्रॉपर्टी के अंदर। राइट टू प्रॉपर्टी टू वुमेन, ये भी उसने खत्म कर दिया। इसने खत्म किया, उसने किया ही नहीं, इस चीज को वो लेके ही नहीं आया। ठीक है, और चौथा चीज उसने कहा कि क्योंकि वो नेपोलियन लड़ाई बहुत लड़ता था तो उसने कहा कि हर फैमिली से लगभग कम से कम एक आदमी तो हो जो आर्मी को ज्वाइन करे। उसने इस चीज के लिए फोर्स किया। He forced the people to join his army. At least one person from each family should be in the army. This is what Napoleon was saying. तो फोर्थ गलत पॉइंट क्या था? फोर्सिंग पीपल टू ज्वाइन आर्मी। फोर्सिंग काय के लिए? टू ज्वाइन आर्मी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको ऐसे ही याद रखना है बस। ये थी पूरी चीज जो है हमारी नेपोलियन को लेकर। समझ में आ गया ये चीज? लेकिन कहानी यहां तक खाली रुकती नहीं है, ये तो खाली नेपोलियन की बात थी। लेकिन फाइनली फिर होता क्या है कि इन द ईयर 1815 की बात होती है। नेपोलियन बहुत लड़ाई वैसे लड़ रहा होता है और उसकी एक बहुत ही फेमस लड़ाई है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू में उसने एक लड़ाई लड़ी थी, और वो लड़ी थी उसने किन कंट्रीज के खिलाफ? प्राग कंट्रीज। याद करने के लिए बता रहा हूं आपको मैं, प्राग
प्राग कंट्रीज के खिलाफ लड़ी थी नेपोलियन ने। ठीक है, तो बेसिकली बैटल ऑफ वाटरलू क्या है? बैटल ऑफ वाटरलू है नेपोलियन एक तरफ था वर्सेस प्राग कंट्रीज। और प्राग कंट्रीज क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं। प्राग कंट्रीज, P स्टैंड्स फॉर प्रशिया, R स्टैंड्स फॉर रशिया, A स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रिया एंड B स्टैंड्स फॉर ब्रिटेन। याद रखिएगा ये चीज। बैटल ऑफ वाटरलू किसके बीच में हुई? नेपोलियन और प्राग कंट्रीज के बीच में। इस लड़ाई में नेपोलियन फाइनली हार जाता है। तो 1815 में नेपोलियन का यहां पर एंड हो जाता है, नेपोलियन का चैप्टर यहां क्लोज हो जाता है। मैं लिख दे रहा हूं बैटल ऑफ वाटरलू, शॉर्ट में लिख रहा हूं अब, बैटल ऑफ वाटरलू। इसमें कौन जीता? नेपोलियन जो है वो लॉस्ट दी वॉर, और जो इसमें प्राग कंट्रीज थे वो क्या हुए? वो उस वॉर को जीत गए थे। और यहां से बैटल ऑफ वाटरलू की वजह से नेपोलियन का चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू का आउटकम क्या था? आउटकम, बैटल ऑफ वाटरलू का आउटकम, कुछ आउटकम भी तो होता है। जनरली लड़ाई जब होती है तो उसके बाद क्या होता है कि दोनों पार्टीज, दोनों आर्मी के बीच में संधियां होती हैं, ट्रीटीज होती हैं। वही ट्रीटी यहां पर भी हुई और बैटल ऑफ वाटरलू का आउटकम था ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना में क्या चीजें आई? सिंपली 3 पॉइंट याद कर लीजिए। ट्रीटी ऑफ वियना देखिए यहीं पर, ये मैं आपको बता रहा हूं ट्रीटी ऑफ वियना, ऐसे ही याद कर लीजिए। पहला पॉइंट आपसे पूछा जाए ट्रीटी ऑफ वियना में क्या लिखा हुआ था, तो पहले तो आपको ये बताना है कि ये साइन क्यों हुई थी। इट वॉज साइंड फॉर दी, ऐसे ही लिखना है दोस्तों, सेटलमेंट ऑफ यूरोप। अब ऐसा क्यों, क्या था सेटलमेंट ऑफ यूरोप, मैं अभी आपको समझाऊंगा। दूसरा चीज लिखिए कि इट वॉज साइंड बाय प्राग कंट्रीज, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये क्यों साइन करी गई थी, ताकि जो भी चीजें नेपोलियन ने करी थी उसको रिवर्स कर दिया जाए, ये चीज यहां पर बोला गया। तो बेसिकली रिवर्सिंग द चेंजेस डन बाय नेपोलियन। ठीक है, यह है अपनी ट्रीटी ऑफ वियना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने TOV। यही 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। ट्रीटी ऑफ वियना पूछ लिया, लिखिए इट वॉज साइंड बिटवीन प्राग कंट्रीज, इट वॉज द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ वाटरलू, इट वॉज साइंड फॉर द सेटलमेंट ऑफ यूरोप। सेटलमेंट ऑफ यूरोप का मतलब यह था बच्चों कि अभी तक क्या होता था कि यूरोप के अंदर जो कंट्रीज थे या जो भी चीजें थी वो, उनमें कोई कलेक्टिव फीलिंग नहीं थी लोगों के अंदर, लोगों में कोई यूनिटी नहीं थी यूरोप में। यूरोप की बात कर रहा हूं, एंटायर यूरोप, जो मैंने मैप आपको, आप देखिए यूरोप का मैप ध्यान रखिए, तो पूरे यूरोप में क्या था, कोई यूनिटी नहीं थी, लोगों के अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं थी कि वो अपने आप को एक देश का माने। ठीक है, तो यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव था ट्रीटी ऑफ वियना का कि यूरोप के सेटलमेंट किया जाए, मतलब जो हिस्से फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिए थे इधर उधर लड़ाई लड़ के, तो उनको वापस सेटल किया जाए। फिर उसके बाद जो चेंजेस नेपोलियन ने किए थे ट्रीटी ऑफ वियना के हिसाब से, यह था कि उन चेंजेस को रिवर्स किया जाए, दोबारा पलट दिया जाए। यह था यहां पर ट्रीटी ऑफ वियना। आई होप आपको इतना पिक्चर पूरी अब क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था ना, ये जो हमने पढ़ा, आपको यही चीज यहां देखने को मिलेगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको सिर्फ इतनी चीज देखने को मिलेगी। क्लियर? बात करूं अगर मैं आपसे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म की, तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में बच्चों मिड 18th सेंचुरी की बात है, मिड 18th सेंचुरी। अब इसके हालात देखिए आप, अब उसको भूल जाइएगा, नेपोलियन की वॉर को भूल जाइए, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो भी आएगा लेकिन बाद में। अब मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूं वो है मिड 18th सेंचुरी की। मिड 18th सेंचुरी मतलब समवेयर बिटवीन 1750 से शुरू कर रहा हूं, मतलब फ्रांस 1789 में बवाल हुआ था, फ्रांस में रिवॉल्यूशन, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं कि यूरोप में 1750s के आसपास क्या हुआ। तो ये कहानी में क्या होता है कि मिड 18th सेंचुरी में यहां पर सिनारियो ऐसा होता है कि कोई नो नेशन स्टेट
कोई ऐसा नेशन स्टेट्स नहीं होते हैं उस समय, जैसे आज आपको दिखते हैं ना बड़े बड़े देश होते हैं, वो सब उस समय नहीं थे। पहले इस तरह का सिनेरियो नहीं था यूरोप में, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। साथ में आप यहां देखिएगा कि कोई भी कलेक्टिव, नो कलेक्टिव फीलिंग, लोगों के अंदर कोई कलेक्टिव फीलिंग नहीं थी। तो क्या सिनेरियो था मिड 18th सेंचुरी में, इसको समझने के लिए सिंपली आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। ए, सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि मिड 18th सेंचुरी में क्या चल रहा था। पहला पॉइंट ए, अब जो कंट्रीज थे लाइक जर्मनी, कंट्रीज थे लाइक इटली, ठीक है, स्विट्जरलैंड, इन सारे कंट्रीज को आप देखोगे तो ये कंट्रीज ऑल डिवाइडेड थे। दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, दे वर डिवाइडेड इनटू डचीज, दे वर डिवाइडेड इनटू कैंटॉन्स। ये तो हाल था कि जो जो कंट्रीज थे पहले, जो आज मैं आपको नाम ले रहा हूं ना, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये पहले जर्मनी इस तरह का था नहीं। दे वर अर्लियर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे, छोटे छोटे कैंटॉन्स में होते थे, डकीज में होते थे, ये सब होता था। बी पॉइंट, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, अगर आप इसकी बात करेंगे, सेंट्रल यूरोप की बात करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये पूरा मोनार्की थी। मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं कि 1850s में क्या सिनेरियो था। क्लियर हो गया इतना? ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, नो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, यही वर्ड एज इट इज आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कुछ भी अलग से नहीं है। कोई कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं थी लोगों के अंदर कि हम एक कंट्रीज के हैं, कि हम अलग अलग कंट्री के हैं, इस तरह का कोई भी उन्होंने कहा कोई सिनेरियो नहीं था, ठीक है। और जो चौथी चीज आपको है, क्या सिनेरियो हो गया? क्लियर हो गया ये तीनों सिनेरियो? तो इसमें चौथा सिनेरियो क्या निकल के आया? ऑटोमेटिक जो निकल के आता है कि कोई भी यहां पर जो बात थी इक्वालिटी की, कि इक्वल क्वालिटी होगी या फिर डेमोक्रेसी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया कि अनइक्वल नेचर ऑफ द सोसाइटी, अनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। यह पूरा सिनेरियो था मिड 18th सेंचुरी के बाद। तो बात यह है बच्चों कि अगर इतना सब डाइवर्सिफिकेशन था, इतना सब लोग डिफरेंट डिफरेंट थे, अलग अलग यहां भाषा बोल रहे हैं, इनफैक्ट यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जा रही थी, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जा रही थी। जैसा मैंने आपको बताया, वो तो मैं आपको फ्रांस के बात के बारे में बता रहा था कुछ देर पहले कि वहां पर एक लैंग्वेज आ गई, वो फ्रांस के रिवॉल्यूशन की बात है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं मिड 18th सेंचुरी यानी 1750s के आसपास डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग बोल रहे थे, इनइक्वालिटी थी, कोई कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं थी लोगों में। पूरे सेंट्रल यूरोप के आसपास देखोगे तो आप मोनार्की चल रही थी। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो आज देश है उस समय छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे। तो बात यह है कि भैया ये बताओ कि इतना अगर डाइवर्सिफिकेशन था तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि मतलब कैसे नेशनलिज्म की बात शुरू हो गई? भाई नेशनलिज्म के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्या आपको लगता है? बताइए जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, आपको क्या लगता है कि नेशनलिज्म आने के लिए सबसे जरूरी चीज है? जल्दी से बताइए क्या लग रहा है कि क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? अगर वो एस्पेक्ट, वो कंपोनेंट नहीं हुआ तो नेशनलिज्म आएगा ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यूनिटी होना। यूनिटी आ जाती है ना तो उससे आपको नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। नेशनलिज्म में कोई भी मतलब रिलीजन का नहीं होता है, ये भूल जाइएगा कि रिलीजन का कोई मतलब होता है। इररिस्पेक्टिव है रिलीजन से। नेशनलिज्म मतलब नेशनल मतलब नेशन की बात कर रहे हो, उसमें रिलीजन नहीं देखा जाता कि हिंदू मुस्लिम कौन है। नेशनलिज्म है, इंडियन है, ये चीज होती है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है होने की? यूनिटी होना, ठीक है। तो यहां पर जब इतने सारे वैरायटी की बात थी, लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं थी, एक दूसरे को आदमी भाई भाई नहीं मानता था, अनइक्वालिटी थी, अलग अलग भाषाएं लोग बोल रहे थे, तो नेशनलिज्म आया कैसे? इस चीज को समझने के लिए मैं आपको इस वक्त की सोसाइटी के बारे में पहले बताता हूं। क्या थी इस वक्त की सोसाइटी? देखिए, इस वक्त की सोसाइटी वॉज पहले डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। सिंपल सी भाषा है, देखिए कुछ इसमें बात नहीं कर रहा हूं। देखिए पहला था एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है बच्चों जो एक अमीर लोग हो गए
यानी इसको हम बोल सकते हैं रिच क्लास को हम बोल सकते हैं एरिस्टोक्रेसी। और जो दूसरा है वो होंगे यहां पर पुअर पीपल, जिसको हम बोल सकते हैं पीजेंट्स। या ऐसे लिख लीजिए, इसको ऊपर लिख लीजिएगा आप, पुअर को नीचे लिख लीजिएगा कि पीजेंट्स कौन होते हैं? जो पुअर लोग हैं, बच्चे गरीब हैं। तो भैया सोसाइटी तो ऐसी थी, या तो अमीर थे या बहुत गरीब थे। लेकिन हुआ क्या कि 1750s के आसपास, 1750 से एक चीज शुरू होती है और वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फ्रांस और जर्मनी को छोड़ के वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत बाद में शुरू हुआ, लेकिन 1750s के आसपास बाकी पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब क्या हुआ कि जो सारे काम अभी तक आदमी मैनुअली कर रहा था, अब उसकी जगह मशीन्स आ गई थी। तो काम ज्यादा हो रहा था, आउटपुट ज्यादा निकल रहा था, और मेहनत भी कम लग रही थी और लोग भी कम लग रहे थे उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ये था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो 1750 से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने की वजह से एक नया क्लास बन के आया, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास कैसे बन के निकल आया? क्योंकि देखिए बच्चों, क्या होता है जब आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो कुछ चीजें, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ जो भी चीजें काम करने हैं वो थोड़े पढ़े लिखे लोग भी कर पाएंगे, जिनके पास कुछ स्किल हो। ठीक है, तो उनमें से यहां कौन कौन बन के निकला? यहां पर क्या हुआ, मिडिल क्लास में कौन कौन था? जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, ये सारे लोग मतलब मिडिल क्लास के लोग थे। तो इन लोगों के अंदर ये फीलिंग आई कि भैया हमको तो क्या चाहिए, वी वांट नेशनलिज्म। ये लोग नेशनलिज्म की बात करने लग गए। क्यों? यही लोग क्यों? क्योंकि भैया बचा कौन, ये बताइए आप। ये लोग करेंगे नहीं, इनके पास तो पैसा है, इनको लग रहा है ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, हमें क्या दिक्कत। और इन लोगों को चाहता नहीं है, क्योंकि ये बेचारे पीजेंट्स हैं, इनको कुछ करना ही नहीं आता है। बचे कौन? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के अंदर अब ये हो गया कि भैया बहुत हो गया, हमको तो चाहिए अब पूरा नेशनलिज्म, हमारे देश में नेशनलिज्म होना चाहिए। ये थी सोसाइटी। यहां तक क्लियर हुआ? तो फाइनली क्या हुआ कि आप देखेंगे कि ये नेशनल यूनिटी की जो बात थी वो सबसे पहले कहां शुरू होती है, किसके पास? वो मिडिल क्लास के से शुरू हो जाती है, मिडिल क्लास से। और मिडिल क्लास का यहां जो कॉन्सेप्ट होता है, जिस चीज को वो प्रोपोगेट कर रहे होते हैं या चाहते हैं जो शुरू हो, वो सबसे पहले था लिबरलिज्म। वो चाहते थे कि लिबरलिज्म आ जाए। अब लिबरलिज्म क्या है, सिंपल सी भाषा में आपको बताऊंगा ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप बच्चों। लिबरलिज्म जो है ये एक वर्ड है लिबर, इससे बना हुआ है, और लिबर का मतलब होता है फ्री। फ्री से मतलब यहां पर ये मत खाली का मुफ्त, यहां मतलब फ्री से हो गया फ्रीडम। तो बेसिकली ये लोग क्या कह रहे थे मिडिल मैन, कि हमको तो लिबर्टी चाहिए, हमको लिबरलिज्म चाहिए। ठीक है, ये लोग यहां पर मिडिल क्लास वाले कहने लगे, नेशनलिज्म की बात करने लग गए। तो ये लोग किस तरह की लिबर्टी की बात कर रहे थे, किस तरह के लिबरलिज्म की बात कर रहे थे? तो इनकी बातें जो हैं वो दो चीजों को लेकर थी, समझ लीजिए। फिर से यहां पर देख लीजिए आप, एक तो ये लोग बात कर रहे थे पॉलिटिकल लिबर्टी की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल लिबर्टी, ठीक है, और दूसरी बात ये कर रहे थे इकोनॉमिक लिबर्टी की, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात कर रहे थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या ये पॉलिटिकल लिबर्टी की बात कर रहे थे और क्या क्या चीजें थी जो इनकी इकोनॉमिक लिबर्टी की थी। नंबर 1 ऐसे ही आपके एनसीईआरटी में दिया है, सिंपल पॉइंट बताएंगे आपको। पहली चीज उन्होंने ये कहा कि एक प्रिविलेजेस जो हो वो सबको खत्म कर दिए जाएं और हर आदमी इक्वल हो जाए। तो पहला इसने क्या बताया, पॉलिटिकल लिबर्टी में इनकी क्या डिमांड थी कि प्रिविलेजेस खत्म किए जाएं, प्रिविलेजेस क्या किए जाएं, खत्म कर दिए जाएं, ये बोला गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला अगर प्रिविलेज खत्म करेंगे तो क्या होगा, इक्वालिटी आ जाएगी, इक्वालिटी ऑफ ऑल, ये चीज हो जाएगा बिफोर लॉ, कानून के सामने सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कानून हर आदमी को एक नजर से देखेगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर मर्डर कर दे, चाहे कोई छोटा आदमी गरीब आदमी मर्डर कर दे, कानून दोनों ही आदमियों को एक जैसा ट्रीट करेगा, यानी पनिशमेंट दोनों को सेम मिलेगी। यह चीज यहां पर होने लगा, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। ठीक है, तीसरी चीज जो यहां पर बोली गई, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट,
मतलब अब सरकार बनेगी तो लोगों के कंसेंट से बननी चाहिए। लोग किसको चाहते हैं सरकार पे देखना है, सरकार बनाना लोगों के हिसाब से होना चाहिए, ये पॉइंट भी इसने बोला। लेकिन यहां पर दिक्कतें क्या थी कि सिर्फ ऐसा यहां पर लिखा हुआ है ना, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, तो ये चीज एक्चुअली अप्लाई नहीं कर रही थी यूनिवर्सल सफरेज पे। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ यूनिवर्सल सफरेज का? मतलब जो वोटिंग राइट्स होते हैं उनमें यहां पर लेडीज को पावर नहीं दी गई वोट करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये हॉरर्स लिख रहा हूं मैं, हॉरर्स। क्या क्या यहां पर देखिए दिक्कतें थी, हॉरर्स देखिए आप जरा। पहला पॉइंट कि भैया राइट टू वोट जो था, राइट टू वोट वो वुमेन को नहीं दिया गया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो भी मेन या जो भी वुमेन, अगर उनके पास, वुमेन के पास तो छोड़ ही दीजिए, अगर मेन की बात करें, वुमेन तो छोड़ ही दीजिए, अगर उनके पास क्या प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो लोग भी वोट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? यहां क्या लिखा है मैंने, यहां लिखा है मैंने कि थोड़ा आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मिटा दे रहा हूं इसको, देखिए। तो कहा गया कि जो आदमी मेन जिनके पास विदाउट प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, क्या होगा, उनको भी यहां क्या होगा, वोट करने का राइट जो है नहीं होगा। यह चीज ही बोल दिया गया। तो ये तो बड़ी गलत बात थी, ये सिनारियो गलत था। मतलब एक्चुअली इक्वालिटी ऑफ ऑल आई, लेकिन इन दो चीजों में नहीं आई। वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिले, और जो मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको कहा गया कि आप जो है वोट नहीं कर सकते। क्लियर? पॉलिटिकल लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करें तो उन्होंने पहले कहा कि फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, यानी मार्केट जो है वो अपने आप डिसाइड करे कि किस कमोडिटी के प्राइस कितने होंगे, अपने आप डिसाइड करे कि किस चीज का प्रोडक्शन हमको कितना करना है। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस यहां पर नहीं होना चाहिए। ये होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट। जैसे पहले इंडिया में, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो हमारी गवर्नमेंट हमको यहां पर मार्केट को इंटरवीन करती थी, मार्केट को यहां पर वो रोकती थी। क्या मतलब, वो कैप लगा देती थी कि आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, आप कोई चीज का इससे ज्यादा प्रोडक्शन, नंबर ऑफ क्वांटिटी बता देती थी। अब इमेजिन करिए, अंबानी जी को आपने बोल दिया कि ऐसा है हाजमोला आप बना रहे हैं ना, आप 10 पैकेट से ऊपर हाजमोला नहीं बनाएंगे। सरकार अगर ये इंटरवेंशन कर दे तो क्या अंबानी जी बिजनेस करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या इसको हम फ्रीडम ऑफ मार्केट बोले? नहीं बोल सकते। भाई आपकी कैपेसिटी है, आप 1 लाख हाजमोला बना सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि आप तो खाली 10 ही बनाएंगे। ये इंटरवेंशन गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। ये इनकी मिडिल क्लास की डिमांड थी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मार्केट। दूसरा यहां पर यह था कि जो भी ट्रेड बैरियर्स थे, यूरोप में क्या होता था कि ट्रेड बैरियर्स बहुत होते थे। आपको अगर यूरोप में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो बहुत सारे बैरियर्स को पास करना पड़ता था, और हर बैरियर पे लगती थी वहां पर ड्यूटी। उसकी वजह से अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का था और उसको 5 बैरियर्स क्रॉस करने हैं, तो अगर हर बैरियर पे 1 रुपए भी लिया गया तो उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू जो है वो 15 रुपए हो जाती थी। तो सामान अपने आप महंगा हो गया। इनका मतलब कहना था कि ट्रेड बैरियर्स को क्या किया जाए, एबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और इस वजह से आउटकम क्या निकला इस चीज का, 1834 में यहां पर एक कस्टम्स यूनियन बनाया गया। कस्टम्स यूनियन, इस चीज को यहां पर बनाया गया। और कस्टम यूनियन में क्या कहा गया, इसको हम लोग एक नाम से और बोलते हैं, दैट इज ज़ोल्वेरिन। याद रखिएगा इसको, ज़ोल्वेरिन बनाया गया। और यहां पर इनके एफर्ट्स की वजह से, कस्टम यूनियन की वजह से फाइनली आप देखेंगे तो बैरियर्स को खत्म कर दिया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह था, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, पूरे यूरोप में आप देखेंगे कि पहले 30 करेंसीज चलती थी, 30 करेंसीज। तो जब इतनी सारी करेंसी होंगी तो आप ट्रेड कैसे करोगे? एक आदमी कोई करेंसी लेके आ रहा है, एक आदमी दूसरी करेंसी लेके आ रहा है, तो कैसे आप लेन देन करोगे? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा 30 करेंसीज नहीं होंगी। अब उन्होंने करेंसी को 30 से घटाकर क्या कर दिया, 2। अब कहा कि सिर्फ 2 करेंसी होंगी। ये सारे चीजें जो है मिडिल क्लास कह रहा था, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया कि इन सब चीजों को नहीं माना, और जो माना भी उसको बदल दिया। और फाइनली नेपोलियन जो है वापस उन्हीं जगह पे ले गया कि वुमेन को सारे राइट्स ले लिए गए। कोई भी चीज मतलब नेपोलियन ने लिबर्टी के एंगल से नहीं करी। मिडिल क्लास, ये इंपॉर्टेंट यहां पर चीज आ गई। इतना क्लियर होगा आपको? ये चीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
लेकिन क्या हुआ कि जब ये मिडिल क्लास, जैसे मैंने आपको बताया नेपोलियन नहीं मान रहा था, तो नेपोलियन क्या हुआ उसके बाद नेपोलियन आता है और नेपोलियन क्या करता है, पूरे यूरोप में राज करता है। जब यूरोप में राज कर रहा होता है तो उस समय एक फैक्शन ऑफ लोग होते थे जिनको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म होते थे। अब इनका क्या थ्योरी था, इनका थ्योरी ये था कि मैं बता दे रहा हूं आपको, देखिए 1815 में मैंने आपको बताया कि 1815 वाज द ईयर जब बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी गई थी, बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। और इससे मैंने आपको बताया कि नेपोलियन का चैप्टर यहां क्या होता है, खत्म हो जाता है। जब नेपोलियन का चैप्टर खत्म होता है तो 1815 के बाद यहां पर जो लोग उस वक्त सामने आते हैं वो आते हैं कंजर्वेटिव्स, ठीक है। तो बेसिकली जो हम प्रैप कंट्रीज की बात कर रहे थे ना, जिन्होंने ट्रीटी साइन करी, वो यहां बहुत हद तक ये प्रैप कंट्रीज कंजर्वेटिव्स टाइप के थे। मतलब वो ये चाह रहे थे, कंजर्वेटिव्स क्या चाह रहे थे कि जो सिनारियो था रेवोल्यूशन से पहले, फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले, यानी मोनार्की होनी चाहिए फिर से, ये चीज यहां पर वापस करने की बात कर रहे थे। भाई नेपोलियन ने तो क्या किया था, नेपोलियन ने सारी डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी, लेकिन जब कंजर्वेटिव्स आए तो इनका ये मानना था कि हमको ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, मतलब इनको कह सकते हैं कंजर्वेटिज्म को बोला गया है कि ये ओल्ड ट्रेडिशन के हैं, ओल्ड स्कूल के हैं, ये पुरानी चीजों को मानते हैं, ये ओल्ड ट्रेडिशन को मानते हैं। लेकिन साथ में इनके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो ये कि ये कहते हैं कि हमको ग्रेजुअल चेंज चाहिए। ये लोग ऐसे नहीं है कि कह रहे हैं कि हमको बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं चाहिए, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा कि मोनार्की के टाइम में हुआ करता था। ये लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है चेंज हो, लेकिन क्विक चेंजेस नहीं होने चाहिए, ग्रेजुअल, धीमे धीमे चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। तो ये लोग ग्रेजुअल चेंजेस की बात कर रहे होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि 1815 के बाद जब ये लड़ाई हुई, यहां पर कंजर्वेटिव सामने आए और कंजर्वेटिव्स ये कहने लगे कि हमको तो भैया क्या चाहिए, मोनार्की चाहिए जैसा कि होती है। तो फाइनली क्या हुआ, प्रैप कंट्रीज जीत जाते हैं, और प्रैप कंट्रीज नेपोलियन जीतते हैं तो जो पूरा यूरोप में आप सिनारियो देखोगे तो कैसा हो जाता है, फिर से मोनार्की का टाइप का सिनारियो बनने लगता है। और जब मोनार्की वाला सिनारियो बनने लगता है तो भैया अभी तक जो मैं आपको लिबरलिज्म बता रहा था, लिबरल वाले लोग, मिडिल क्लास वाले लोग थे, लिबरलिज्म की बात जो कर रहे थे, ये लोग थोड़ा सा डर गए ये लोग। अब ये डर क्यों गए, ओहो, अब ये लोग डर क्यों गए, क्यों उनको ऐसा लगा कि भैया ये तो डर, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, कंजर्वेटिव्स जीत गए थे, उनकी तो सरकार बन गई थी पूरे यूरोप में, आप देखोगे मोनार्की फिर से आ गई। तो ये लिबरलिज्म वाले जो चाहते थे कि मोनार्की ना हो, डेमोक्रेसी हो, तो इन दोनों के बीच में बवाल होगा कि नहीं होगा। एक तरफ कंजर्वेटिज्म है, एक तरफ लिबरलिज्म है। ये लोग चाहते हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए, ये लोग चाह रहे हैं कि फ्रीडम हो, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, चीजें ओल्ड स्कूल की तरह होनी चाहिए, चीजें ओल्ड ट्रेडिशन पे होनी चाहिए, चीजें पुराने कस्टम्स की तरह होनी चाहिए, चीजें चेंज हों लेकिन चीजों में ग्रेजुअल चेंजेस आए, ठीक है। ये सब चीजें बोली जा रही थी। ये यहां पर दिक्कत आ गई लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म के बीच में। तो यहां पर लिबरलिज्म वाले क्या करते हैं कि सब छुप जाते हैं, सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं कि भैया अंदर चलो। अब आपको पहले दिखा दे रहा हूं कि ये जब यहां पर कंजर्वेटिव्स आए, फ्रांस ने क्या किया था, फ्रांस ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ ली थी और इसकी वजह से उसने अपने अगल बगल के सारे एरियाज को जीत लिया था। तो यहां पर आप देखिए, अगर ये आप एरिया देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये जो फ्रांस का आप दिख रहा है, ये फ्रांस है। तो ये क्या हुआ था, फ्रांस बहुत अपने आसपास के एरिया जीत गया था। तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद क्या हुआ था कि उनसे बहुत सारे एरियाज को जो उन्होंने जीता था वापस ले लिया गया, ठीक है। तो जो मैं आपको बात कर रहा था ना ट्रीटी ऑफ वियना में, सेटलमेंट ऑफ यूरोप, वो कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ कि देखिए ये जो आप कंट्री देख रहे हैं नीदरलैंड, ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे कि ये कंट्री जो है एक अलग बेल्जियम के हाथ, मतलब नीदरलैंड जो है बना दिया गया। देखिए फ्रांस के जस्ट बगल में है, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज आप देखिए, यहां पर आप देखिए जेनोवा, ये सब कंट्रीज पहले, ये छोटे छोटे एरियाज जो हैं, पार्ट्स हैं, ये सब फ्रांस के अराउंड बना दिए गए ताकि फ्रांस और एक्सपैंड ना कर पाए, ठीक है। ये आप यहां देख रहे हैं ना, जैसे ये ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया को यहां पर जो नॉर्दर्न एरिया था इटली का, वो यहां पर ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, ठीक है। रशिया को आप देखेंगे तो रशिया को यहां पर ये जो एरिया है आपको पोलैंड का, पॉलिश एरिया, ये रशिया को दे दिया गया। प्रशिया के पास भी देखिए ये सैक्सोनी वाला एरिया चला गया। इस तरह से मैं बात कर रहा था आपसे, इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ यूरोप। ये यहां पर करने की चीज आफ्टर 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, यानी ट्रीटी ऑफ वियना में ये चीजें भी हुई थी, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा। तो यहां पर कंजर्वेटिव्स जो होते हैं वो फाइनली जीत जाते हैं। जीतने का मतलब मेरा ये है कि फाइनली कंजर्वेटिव्स की पार्टी जो होती है, प्रैप कंट्रीज होते हैं,
जो बेसिकली कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहे होते हैं, कंजर्वेटिज्म मतलब जो ओल्ड स्कूल के हैं, ओल्ड ट्रेडिशन को मानने वाले हैं, वो लोग यहाँ पर अपनी सरकार बना लेते हैं। और लिबरल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, भैया इनकी तो डिमांड थी ना फ्रीडम होना चाहिए, इनकी डिमांड थी ना कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, इनकी डिमांड थी ना कि इलेक्शंस हो, सबको वोटिंग राइट्स मिले, तो ये लोग तो हार गए, यानी इनकी बात नहीं हुई। तो यही लोग क्या करते हैं, ये लोग मैंने आपको बताया अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और फिर यही लोग क्या करेंगे, ये लोग सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगते हैं, सीक्रेट सोसाइटीज, और सीक्रेट सोसाइटी बना के ये लोग रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आप समझ रहे हैं, हम अपने लेक्चर के थर्ड पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए आप जरा, ये एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एज ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर यही लोग, चूंकि इनकी बात नहीं मानी गई, तो ये एज ऑफ रिवॉल्यूशंस में चले जाते हैं, मतलब ये रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है तो बच्चों एक नाम बहुत सामने आता है, दैट इज ग्यूसेपी मैज़नी का। ये यहां पर इटली का था, इटली का था ये। याद करने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट याद रखिए इसके बारे में, ठीक है, सिर्फ याद आपको रखना है 3 पॉइंट, और कुछ याद नहीं करना है। अब ये जो पैदा हुआ था 1807 में, ही वॉज बॉर्न इन 1807 इन जेनोआ, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और फिर उसके बाद ही बिकेम द मेंबर ऑफ दी, आप देखेंगे सीक्रेटिव सोसाइटी, ग्यूसेपी मैज़नी बता रहा हूं, सीक्रेटिव सोसाइटी, सीक्रेटिव सोसाइटी का ये मेंबर, SOCO, हो कभी कभी क्या होता है ना कि स्पेलिंग आपको आती भी होती है, तो सीक्रेट सोसाइटीज, इसका ये मेंबर बनने लगा, ठीक है। एंड इन फैक्ट थर्ड पॉइंट, ही वॉज सेंट टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग टू डू रिवॉल्यूशन इन लिगोरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट टू एग्जाइल इन 1831, काहे के लिए, टू अटेम्प्ट अ रिवॉल्यूशन, ठीक है, टू अटेम्प्ट अ रिवॉल्यूशन इन लाइगुरिया, इसके वजह से उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ये जो लिबरल्स होते हैं ये टोटली अपोज कर रहे होते हैं मोनार्की को, कि हमको मोनार्की नहीं चाहिए, और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, और रिवॉल्यूशन कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक जो रिवॉल्यूशनरिस्ट है उसका नाम है ग्यूसेपी मैज़नी, ये पिक्चर में आता है, ये इटली को बिलोंग करता है, बॉर्न हुआ था 1807 में। ही ज्वाइंड अ सीक्रेटिव सोसाइटी, और सीक्रेटली वो क्या कर रहा होता है कि वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा होता है, ठीक है, वो इन चीजों को डिमांड कर रहा होता है जो वो लिबरल्स की डिमांड थी। एंड ही वाज आल्सो सेंट टू एग्जाइल इन 1831, चूंकि वो लिगोरिया पे एक रिवॉल्यूशन करने की कोशिश करता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्यूसेपी मैज़नी की बात करूं तो इसने अपने इस एजेंडा के लिए, सीक्रेटिव सोसाइटी के लिए, इसने 2 सोसाइटी चालू करी। नंबर 1 ये आप देख रहे हैं, यंग इटली सोसाइटी नाम की शुरू करी, ये शुरू करी थी उसने मार्साइल में, और उसने दूसरी शुरू करी यंग यूरोप, ये उसने स्टार्ट करी थी बर्न में। ये दोनों उसने स्टार्ट करी थी, ठीक है, याद रहेगा। इनफैक्ट आप देखिए उसका कहना था ग्यूसेपी मैज़नी का कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। भैया गॉड ने ये कहा है, भगवान ने कहा है कि जो नेशंस हैं, जो देश हैं, वो एक तरीके से जो नेचुरल यूनिट्स होनी चाहिए, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये चीज उसने बोला, ठीक है। इनफैक्ट आप देखेंगे, मैं आपको एक आदमी और बता रहा हूं, ये मेटरनिच ने तो इनफैक्ट ग्यूसेपी मैज़नी को यह तक कह दिया था कि ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन, अगर हमारे सोशल ऑर्डर की बात करें, ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन, इसको बहुत ही डेंजरस आदमी बोला था मेटरनिच ने, डेंजरस, आपको ये रेफरेंस मिलेगा एनसीईआरटी में, मोस्ट डेंजरस मैन आपको ये होगा हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, ये चीज मेटरनिच ने बोला था, ठीक है। तो यहां हमारा ये दोनों चीजें जो हैं चैप्टर्स कवर हो गए। आप एनसीईआरटी खोलिए और उसको देखिए, यहीं पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। होपफुली आप आज बोर नहीं हुए होंगे। फिर से मैंने जितना उसको एक्साइट करने की कोशिश करी है, मैंने आपको कहानी की तरह समझाया है, फ्लो चार्ट की तरह समझाया है, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है, फिर अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।